नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, मैं आप सभी लोगों को आज माँ गुड़िया ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के साथ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतना दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो इसके पीछे का कुछ रीज़न नहीं था। मैं अपने आप को एक अच्छा तरह से मतलब कि पढ़ के और फिर आप सभी लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा था। जैसे मैं सोच रहा था कि अच्छी तरह से नोट्स प्रोवाइड करें, फिर अच्छी तरह से मतलब अन्य चीज़ें करें। और मैंने कुछ दिन पहले तो लैपटॉप लिया था, उसके बारे में आप सभी लोगों को सूचना दिया था या नहीं दिया था मुझे तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे भाई बहन हैं, आप सभी लोग आज से यानी कि जो 27 27 मतलब कि जून है, 27 जून से लेकर रेगुलर क्लास यानी सिर्फ संडे को ही हम वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो मैं बना के प्रतिदिन मतलब कि अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, ठीक है। और आज की क्लास, ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आप हमसे थोड़ा बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए आप सभी लोग बहुत उत्साहित हो रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं लगभग नोट्स थोड़ा थोड़ा बना बना के आप सभी लोगों को पढ़ाने का प्रयास अब करूँगा प्रतिदिन, ठीक है। तो चलिए, आज का मोटिवेशन बातें हैं कि देखिए, जीवन में जीवन में कामयाब होना उतना ही ज़रूरी है। जीवन में कामयाब होना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आपके माता पिता आपकी आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इतना ही, और चलते हैं आज की क्लास जो हमारा मुख्य रूप से होने वाला है टॉपिक, उस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि ज़्यादा बहस करने से कोई चीज़ नहीं हो सकता। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर बताएं कि आप सभी लोग कैसे हैं, ठीक है। चलते हैं। तो हमने अगले क्लास कुछ दिन पहले जो मैंने पढ़ाया था, जो कि जीव विज्ञान था, बायोलॉजी, यानी कि क्लास 10th के बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, आप सभी लोग भी जानते हैं, ठीक है। और पहला चैप्टर, जो पहला बुक हमने स्टार्ट किया था, वह था बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। अब जीव विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर था, जो कि जैव प्रक्रम और पोषण था, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे। बस मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि MCQ करवाने वाले थे, लेकिन नहीं करवा पाए क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं मानो तो जैसे सिंसियरिटी नहीं हो जाती, जैसे एक अपने मकसद से हट के दूसरा मकसद में पहुंच जाता है, तो वैसा ही मेरे पास हुआ, ठीक है। तो अब से मैं अपनी 100% फोकस के साथ, 100% कंसंट्रेट के साथ मैं आप सभी लोग को पढ़ाऊँगा। सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अच्छी तरह से हर बिहार के बच्चों को अच्छी तरह से मैं पढ़ा सकूं। आप सभी लोग बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा है। चलिए, तो जो हमारा MCQ जो मैं करवाने वाला था क्या बायोलॉजी का, वह जो है सो संडे को होगा, यानी कि 28 जून को आप सभी लोग डेट को याद रखिए, 28 जून को टोटल हम जैव प्रक्रम और पोषण से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हों। मॉडल पेपर का रहेगा, कुछ क्वेश्चन बैंक का रहेगा, तो इन सभी को मिला के 60 से 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा क्लास होने वाला है मुख्य रूप से, वह हमारा फिजिक्स होने वाला है, यानी कि साइंस का ये जो तीसरा पार्ट है, कौन सा, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। आप सभी लोग जानते होंगे भौतिकी के बारे में। तो भौतिकी का क्लास आज हमारा होने वाला है और हम क्लास 10 के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। तो मैं आपको भौतिकी के जो चैप्टर थे, कितने चैप्टर थे, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में शायद आपको बताया होगा कम से कम एक वीडियो में आपको उसके बारे में हम बताए होंगे। किसके बारे में, कि भौतिकी में कौन कौन चैप्टर है। तो एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। भौतिकी के चैप्टर का नाम, जैसे मैं आपको बताऊं कि भौतिकी के चैप्टर का नाम, तो थोड़ा चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम किसका, तो भौतिकी जो हम पुस्तक पढ़ने वाले हैं, जो हम किस बोर्ड की तैयारी करें, बिहार बोर्ड, ठीक है। उसमें जो हमारा भौतिकी सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है।
देखिए पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, प्रकाश का परावर्तन, क्या परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश नेम, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं जानते, कुछ कुछ जानते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वह क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर का बात करें तो तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, क्या है, मानव नेत्र। इस तरह के रंग बिरंगी संसार, रंग बिरंगी, इसी तरह का कुछ है, मानव, इसको मानव नेत्र के नाम से ही जानो, ठीक है, मानव नेत्र। और चौथा जो चैप्टर है हमारे क्या है, विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा। चौथा चैप्टर हमारा क्या है, विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। तो पांचवा जो हमारा है सो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय, कौन सा, चुंबकीय, चुंबकीय प्रभाव, क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा जो हमारा चैप्टर है वह है किस टॉपिक के बारे में, तो ऊर्जा के बारे में, किसके बारे, किस टॉपिक के बारे में, तो ऊर्जा के बारे में है, किसके बारे में, तो ऊर्जा के बारे में। किस टॉपिक के बारे में है, तो मुख्य रूप से यह किसके बारे में, तो ऊर्जा के बारे में है, क्या है, ऊर्जा के स्रोत। जो छठा चैप्टर है वह क्या है, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास टोटल, हम जो बुक भौतिकी को पढ़ रहे हैं इसमें टोटल हमारे पास 6 चैप्टर हैं। एक प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, फिर है मानव नेत्र, फिर है विद्युत धारा, फिर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठा चैप्टर है हमारा ऊर्जा के स्रोत। ये हमारे पास 6 चैप्टर हैं और इन सभी 6 चैप्टरों को आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप सभी लोगों का कम से कम लमसम मार्क्स सोचना चाहिए आप सभी लोगों को। तो साइंस में लाने का लगभग 100/100 सोचना चाहिए। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 100 में 100 आप सभी लोगों को अभी से मकसद रखिए। आप सभी लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, जिस स्टडी टेबल के पास आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप लिख के रखिए मुझे इतना, आपका जितना भी मन होगा, जैसे मुझे साइंस में मानिए 80 नंबर लाना है, किसी को 60-70 नंबर लाना है, किसी को 50 नंबर लाना है, किसी को 40 नंबर लाना है, तो अपने स्टडी टेबल जहाँ पे आप पढ़ते हैं उस जगह पे आप चिपकाइए कि इतना मुझे लाना है। देखिए बाबू, जितना आप लिखिएगा उतना आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। सिर्फ हम लिख देने से कोई भी चीज़ को नहीं पा सकते। जैसे हम बोल दिए अभी आप सभी लोगों के सामने कि मैं एक सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ? उसके साथ मुझे, हाँ बन सकता हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा, जो मुझे चाहिए, जिस कंडीशन से मैं उतना बड़ा बन सकता हूँ उस चीज़ को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह आप लोग सिर्फ लिखने पर नहीं, ये नहीं कि मैं किसी के साथ गया और मान लो कि दोस्तों के साथ किसी ने पूछा कि तुम कितना मार्क्स लाओगे, मैं बोल दिया 450 नंबर, भैया वैसा, हाँ बोला तो उतना लाना ही है। दोस्त या तो किसी के साथ तुम कुछ नहीं बोलो कि कितना मार्क्स लाएंगे, सिंपल तुम अपना स्टडी टेबल के साथ चिपका दो और तुम उस चीज़ को याद रखना, क्या मैं इस जितना मेरा मकसद है लाने का मार्क्स, उसके लिए मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को भी आपको मतलब कि जानना और देखना पड़ेगा। आप सभी लोग प्रतिदिन का एक टाइम टेबल बनाइए कि इतना से इतना मुझे इतना होमवर्क करनी है, इतना से इतना, लगभग आप अभी से लगभग, अभी तो जून चल रहा है, जून चल रहा है और हम जो बिहार बोर्ड आने की 27 का एग्जाम, 2027 का एग्जाम कब पड़ता है, फरवरी में पड़ेगा भैया। तो फरवरी में पड़ेगा तो यहाँ से देखें तो 6 महीना और जैसे कि इसमें मानो तो 6 महीना और फिर यहाँ पे है
2 महीना, टोटल आपके पास 8 महीना है। अभी कितना? 8 महीना। आप सभी लोग कम से कम 8 घंटा तो 6 घंटा जरूर, कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। यानी कि आप ट्यूशन, स्कूल सब कुछ छोड़ के आपको 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप लगभग कितना का आप सोच सकते हैं, कितना? कम से कम आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो मैं इसके बारे में तो लॉजिक ज़्यादा नहीं दूंगा। चलिए, मेरा जो मकसद है इस चीज़ को उसमें लगते हैं। तो मैं पढ़ाने आप सभी लोगों को आया हूँ पहला चैप्टर, जो कि हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को आज हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि टोटल हम 4 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से निपटा देंगे, यानी कि पूरी तरह से इसको हम खत्म कर देंगे पढ़ के। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? तो प्रकाश का परावर्तन। आप सभी लोग कम से कम आपके पुस्तक में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर के नाम हैं, उसको कम से कम आप लोग याद रखिए, क्योंकि कोई आपसे पूछ दे तो आप नहीं बता पाइएगा, समझे? तो इसलिए आप सही तरह से याद कीजिए। क्या है? पहला है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखो प्रकाश, लाइट, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक बल्ब जला हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि उस बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है उस मोबाइल में टकरा रहा है, और मोबाइल से जो टकरा के हमारे आंखों तक पहुँच रहा है, जिसके कारण मैं क्या कर पा रहा हूँ? मोबाइल को देख पा रहा हूँ। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? प्रकाश के कारण भैया। तो प्रकाश के कारण हम क्या कर पाते हैं? देख पाते वस्तु को। तो यहाँ परावर्तन क्यों आया? परावर्तन का मतलब आया मेरे छोटे छोटे भाइयों कि परावर्तन का मतलब वो क्या होता है कि यह जो है ना, डेफिनेटली जैसे किसी सतह पर जाकर टकराएगा, किसी एक समतल सतह पर जाकर टकराएगा और फिर इसी ओर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक टॉर्च है, जैसे मानो कि आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यह एक क्या है? यह एक टॉर्च है, मान लो यह एक क्या है? यह एक टॉर्च है, और यहाँ मान लो कि समतल सतह है। यह क्या है? समतल सतह। क्या है? यह है समतल सतह। यह क्या? समतल सतह। अब क्या होगा कि इससे जो प्रकाश निकला, इससे जो प्रकाश निकला, इससे जो प्रकाश निकला, इससे जो क्या निकला? प्रकाश निकला। इससे क्या निकला? प्रकाश, जो लाइट निकला, इससे जो प्रकाश निकला सो जाएगा, इससे टकराएगा। अब भैया क्या, जब समतल सतह है तो उसको पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी कि फिर ये वापस इसी माध्यम में लौट जाते हैं। जिस ओर गया उसी माध्यम में, उसी अक्ष पे नहीं, मतलब उसी पर नहीं, यानी कि 90 डिग्री पर जाएगा तो 90 डिग्री पर। यानी कि जब कोई समतल सतह, मान लो कि हम एक दर्पण लिए हैं, ठीक है, वो भी एक समतल सतह है, उस पर हम 90 डिग्री यानी लंबत उस पर जब प्रकाश भेजेंगे तो उसी डायरेक्शन में मुझे पूरी तरह से वापस कर देगा, उसी पथ पे, समझे? तो परावर्तन का मतलब हुआ जैसे प्रकाश गया और फिर वापस उसी माध्यम में आ गया। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ से एक बॉल लिया, कौन? जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, उस बॉल को लो और उस बॉल को इस तरह फेंको, जाने के बाद टकराने के बाद फिर हमारे पास ही आ जाता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समझ गए? समझ गए? नहीं समझे तो फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे परावर्तन का मतलब, कहने का मतलब हुआ, जैसे मैं आपको कहा कि एक बॉल है, क्या है? गेंद, एक गेंद है और यह दीवार है। इससे जब मैंने यहाँ से फेंका तो इस बॉल को जब मैंने इस प्रकार फेंका, जैसे इस प्रकार फेंका तो इस प्रकार जाएगा। जैसे मैं इस बॉल को इस प्रकार फेंका तो इस प्रकार आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यह गया और फिर वापस आ गया। इसी चीज को परावर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी ओर आ जाना, उसी ओर घूम जाना, उसी ओर लौट आना, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए परावर्तन? तो मैं आपको टॉपिक नहीं, इसको समझा रहा हूँ। अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होगा भैया? तो अपवर्तन में क्या होगा, देखो अपवर्तन में क्या होगा कि प्रकाश जो है ना, सो इसको जब भेजेंगे तो ये वापस नहीं आएगा भैया, ये वापस नहीं आएगा। जैसे प्रकाश को मैं यहाँ से इस टॉर्च से भेजूंगा तो ये पार हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश का यहाँ पे दो तरह का माध्यम फिर हो जाएगा। जैसे मान लो कि दोनों वायु है,
तब तो ठीक है भैया, लेकिन एक वायु है, एक वायु है और एक मान लो जल है, जल है, तो ऐसी कंडीशन में दो माध्यम हो जाएगा। तो अपवर्तन में क्या होती है कि प्रकाश सीधा निकल जाता है, जैसे मैं प्रकाश को जलाऊंगा तैसे वो निकल जाएगा, यानी कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाता है। इस चीज को कह सकते हैं अपवर्तन, कह सकते हैं मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आई, यानी कि आंख। मनुष्य के आंख के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं। साथ ही साथ वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि वायुमंडल में अपवर्तनीय थोड़ा। उसी के साथ क्या क्या इस चैप्टर का पूरा नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। आपको याद रखना है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन, और फिर क्या है वर्ण विक्षेपण, क्षेपण। वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण मतलब विक्षेपित हो जाना, अलग हो जाना। वायुमंडल, जैसे आपसे कहा वायुमंडल, तो वायुमंडल कौन है? आप लोग 3 तरह के मंडल का नाम सुने होंगे, ये तो 6-7 के बुक में है, जो ज्योग्राफी होता है उसमें। एक होता है स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग उपस्थित होता है स्थल मंडल। एक होता है जलमंडल, जहाँ बहुत अधिक जल होता है उसे जलमंडल कहते हैं। और एक होता है वायुमंडल, जैसे आकाश, आसमान में हो सकते जो देखो वायुमंडल, मतलब इसको पवन मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में क्या हो रहा है, यानी कि वायुमंडल, यानी कि जो हमारे वायुमंडल है, जैसे वायु जहाँ पे रहते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, जहाँ गैसें रहते हैं, उसमें क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, या अपवर्तन यानी कि प्रकाश सीधा आ जा रहा होगा धरती पे, ठीक है। और वर्ण विक्षेपण मतलब होता है रंगों में बदल जाना, विक्षेपित हो जाना, ठीक है। तो मैंने तीसरा चैप्टर मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, कि कोई भी धारा कैसे बहता है। तो चूंकि आप सभी लोग अभी नहीं पढ़े तो आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, चूंकि आवेश के कारण होता है। अब भैया आवेश क्या होता है, तो जब उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उस टाइम आप सभी लोगों को पूरा डिटेल बेस टू बेस समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी इतना है समझे कि हम लोग को चौथा चैप्टर में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, यानी करंट के बारे में पढ़ना है। जैसे बिजली का करंट जो बहता है, जैसे आप सभी लोग कभी कभी शॉक खाए होंगे, झटका खाए होंगे, उसी चीज़ के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। और 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा जब बह रहा है तो वह चुंबक की तरह जो है सो प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रभाव। जैसे एक चुंबक को जब हम किसी, मान लो यह चुंबक है और यह मान लो कि निकेल से किसी लोहे का कीलत, इसको जब आपस में लाएंगे तो चुंबक जो है, चुंबक अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र मतलब उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे है किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा नहीं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा से जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं इसके बारे में। तो आप सभी लोग 6 चैप्टर आप सभी लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर को आप लोग आज कर लीजिए। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, फिर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। तो टोटल हमारे पास 6 चैप्टर हैं। तो इस 6 चैप्टर को आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ना है। आप सभी लोगों से मैं इतना अनुरोध जरूर कहूँगा कि आप सभी लोग जैसे मैं यहाँ से पढ़ाऊँ तैसे आप सभी लोग नोट्स नहीं करना। जैसे मैं आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने का काम करूँगा, लेकिन मेरे पास अभी एप्लीकेशन नहीं है, जिसके कारण मैं अभी आप सभी लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप जो होता है उसके थ्रू हम नोट्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और वह जो नोट्स रहेगा तो मेरा मुख्य रूप से मैं जो लिखूँगा
पुस्तक को पढ़ के या तो किसी अन्य चीज़ें से या तो मॉडल पेपर या तो अन्य चीज़ों जहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, उस चीज़ को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूँगा ही लूँगा। उसके अलावा भी कुछ कुछ आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, चैप्टर 1 है। क्या है, चैप्टर 1, जिसे लिखा है चैप्टर 1 है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको पहले चैप्टर का हेडिंग समझना है कि इसका प्रकाश का परावर्तन ही नाम क्यों रखा है इस चैप्टर का। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं, थोड़ा सा, कि आपको पता चले कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश। तो प्रकाश तो आप सभी लोग देखते होंगे, जैसे आपके सामने जहाँ पढ़ रहे होंगे जिस स्टडी टेबल पे, वहाँ पे आपके साथ या तो बल्ब जला होगा आपके घर में, या तो कह सकते हैं जैसे कोई अन्य चीज़ें हो सकती है, जैसे मैं कह सकता हूँ लैंप हो सकता है, पढ़ने वाला स्टडी लैंप जिसको बोलते हैं वह हो सकता है। आपके सामने मोबाइल होगा, उससे क्या निकल रहा होगा, प्रकाश निकल रहा होगा। तो प्रकाश के बारे में आप अभी इतना ही समझिए कि प्रकाश यानी यही ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को देखने का काम करते हैं। कोई भी वस्तु को हम देखने का काम करते हैं किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। ठीक है, और एक है परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश जो है सो परावर्तित हो रहा है, यानी परावर्तन कर रहा है। तो परावर्तन का सीधा मतलब समझिए कि आप सभी लोग याद रखना है कि जैसे मेरे पास यह मार्कर है, इस मार्कर को मैंने दीवार में पटका और फिर वापस मेरा ओर ही आ जाए, तो इसी चीज़ को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो हम ये वहाँ पे भैया मार्कर को नहीं फेंकेंगे, वहाँ पे हम किसको फेंकेंगे, प्रकाश को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, लाइट को। और लाइट को जब भेजेंगे, मान लो कि यह लेज़र लाइट है, इसको मैंने मारा तो वह समतल दर्पण से टकरा, समतल सतह से टकरा के हमारे पास आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी माध्यम में आ जाएगा, मतलब इसी ओर आ जाएगा। तो इसी कंडीशन में इसी को बोलते हैं परावर्तन। तो आप सभी लोग परावर्तन को भी समझ गए। क्या कहें कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आ जाना ही परावर्तन कहलाता है। तो इसमें सिंपल हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, कि कोई भी चीज़ समतल दर्पण से जब टकराता है तो परावर्तन कैसे होता है, जिसे वापस आ जाता है। इसमें हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे, जैसे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। फिर पढ़ेंगे कौन कौन से दर्पण हैं, उनके प्रकार पढ़ेंगे। फिर अन्य चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़िए। तो आज के क्लास में हम यानी कि पदार्थ के जो 3 प्रकार होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, वहाँ तक हम पढ़ाने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश यानी कि लाइट। जैसे मैं आपके सामने एक चीज जलाता हूं या जलाया हूं, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास एक लाइट जला हुआ है, एक बल्ब जला हुआ, उससे क्या नहीं कर रहा है, प्रकाश नहीं कर रहा है। और जिसके सहायता से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एब्जॉर्ब तो महसूस तो नहीं बोल सकते, देख रहे हैं एक्चुअल में। क्या प्रकाश जब है तो महसूस करेंगे उसको। जैसे वायु को महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या वस्तु को महसूस करेंगे नहीं। ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम क्या कर पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। अब भैया प्रकाश आखिर में यह एक ऊर्जा है,
क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब हुआ प्रकाश। यहाँ देखो सिंपल, यह प्रकाश है और प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है यह एक ऊर्जा है। ऊर्जा यानी इसको बोलते हैं एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। अब भैया आपने ऊर्जा क्यों बोला, इसके पीछे का रीजन बताइए। जैसे ऊर्जा का मतलब होता है कि ऊर्जा की सहायता से क्या होता है? कोई भी काम को संपादित किया जाता है, कोई भी काम होता है, इसके थ्रू क्या होता है? ऊर्जा के थ्रू क्या होता है? कोई कार्य होता है, कार्य होता है, मतलब कोई काम होता है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। जैसे तो प्रकाश तो हमें काम कर रहा है, तो किस चीज में काम कर रहा है? देखने में काम कर रहा है भैया, काम नहीं कर रहा है। जिससे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख पाते हैं नहीं, तो यह भी तो कुछ काम कर रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का मतलब होता है कोई भी चीज को काम करना, मतलब कि किसी भी चीज को काम करवाना। काम करना नहीं, काम करवाना। ऊर्जा क्या करता है? कि कोई भी चीज को काम करवाने का काम करता है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आप सभी लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि ऊर्जा क्या करेगा? काम करेगा। जैसे मेरे सामने एक पंखा चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, कुछ तो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हवा देने का काम कर रहा है, लेकिन वो घूम कैसे रहा है? तो उसके पास एक ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? आप सभी लोग बोलते जाइए, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है कि उस पंखे को क्या कर रहा है? घुमाने का काम कर रहा है। उसके जो अंदर में जो इसका मोटर है, या तो जो भी बोलते हैं, उसको घुमाने का काम करता है। कौन? विद्युत ऊर्जा। तो यह क्या कर रहा है? यह भी तो एक ऊर्जा है। यह क्या कर रहा है? हवा, यानी कि हवा को देने का काम कर रहा है, वायु को पैदा करने का काम कर रहा है। कौन? विद्युत ऊर्जा। विद्युत यह भी कर रहा है कि बल्ब को जला रहा है, बल्ब को जलाने का काम कर रहा है। कुछ तो काम कर रहा है, बल्ब को क्या कर रहा है? जलाने का काम कर रहा है। जैसे मैंने अपने हाथों से लिख रहा हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ तो किस ऊर्जा के कारण? मांसपेशीय ऊर्जा के कारण। किस ऊर्जा के कारण? तो मांसपेशीय ऊर्जा के कारण। तो ऊर्जा क्या करता है? सिंपल आप सभी लोगों को सिंपल समझना है कि ऊर्जा क्या करता है? कोई भी काम को करवाने का काम करता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो चलने भी में भी तो कोई ऊर्जा खपत होता होगा, तो वही तो है मांसपेशीय ऊर्जा। तो ऊर्जा आप समझ गए, जिससे काम हो सकता है। तो प्रकाश भी क्या ऊर्जा है। प्रकाश क्या करता है? हमें देखने में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, समझ गए? तो समझ गए। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। हम परिभाषा आज तक तो नहीं लिखेंगे, ना ही किसी का परिभाषा लिखेंगे, ना ही कुछ लिखेंगे, लेकिन आप सभी लोग को नोट्स प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। यानी कि कल सुबह तक इस नोट्स को मैं आप सभी लोगों को देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि प्रकाश जो होता है सो एक ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या करता है? कोई भी चीज़ का काम करवाने का काम करता है। तो प्रकाश क्या काम करवाता है? देखने का काम करवाता है। तो इससे परिभाषा निकाल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब एक तरह का क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, अपने आसपास में मौजूद विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि अपने आसपास में जो वस्तुएं हैं, जैसे मेरे पास यहाँ कॉपी है, कलम है, मार्कर है, बोर्ड है, और जैसे घड़ी है, कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे यह टी शर्ट है, ये मार्कर है, तो इस सभी को क्या करता है? देखने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट आप सभी लोग याद रखिए, इसी के बारे में बता रहे थे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। इस समझ गए? इसकी परिभाषा क्या कर सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको परिभाषा हम नहीं लिखाएंगे, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है।
यह एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या? प्रकाश। प्रकाश क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। और आप सभी लोगों को थोड़ा और डिटेल बताएं तो प्रकाश जो है, जो ऊर्जा है, तो प्रकाश जो है सो दो तरह, मतलब प्रकाश के पास दो तरह का गुण होता है। एक कण के रूप में, यह कण के रूप में भी गति कर पाते हैं, और एक तरंग के रूप में। दो चीज़ यहाँ पे आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि यह जो प्रकाश है ना, जो ये प्रकाश के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल ले रहे हैं, तो प्रकाश जो है, जो प्रकाश है, इसके पास दो दो गुण हैं। एक कण के रूप में चल सकता है, एक कण के रूप में, और एक तरंग के रूप में। तरंग में समझते हो, जैसे पानी में कभी आपने पत्थर फेंका होगा तो इस तरह देखते हैं ना कि तरंग की तरह, मतलब पानी बहने लगता है। अब डुबोए होंगे तो इस तरह करते हुए जाता है पानी, तो वह क्या हुआ? तरंग हुआ। तो प्रकाश एक तरह का कण भी है और एक तरह का तरंग भी है। कण का रूप में इसका नाम है फोटोन। क्या है? फोटोन। कण के रूप में इसका नाम क्या है? फोटोन। लेकिन तरंग के रूप में इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसा विद्युत चुंबकीय 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 तरंग। मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्रकाश के पास दो गुण है। गुण, इसका खासियत, पहला है कि यह कण के रूप में भी होते हैं, यह तरंग भी है। कण के रूप में इसका कण, जो प्रकाश का सबसे छोटा टुकड़ा, जो सबसे छोटा भाग है, वो है क्या? कण के रूप में फोटोन। जबकि तरंग के रूप में ही विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, ठीक है। बात करें दूसरा पॉइंट, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि जब भी प्रकाश आप कहीं भी जलाए होंगे, टॉर्च या तो किसी भी चीज़ को, टॉर्च जलाइएगा तो आपको सीधा सीधा ही दिखाई पड़ेगा, कि नहीं कि तिरछा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक टॉर्च को जलाया सीधा, तो इसी ओर दिखेगा। मैंने इस ओर दिखाई तो इस ओर दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। जैसे एक मान लो यहाँ पे टॉर्च है, यह क्या है? मान लो एक टॉर्च है, यहाँ पे मैं जलाऊंगा तो ये सीधा दिखाएगा, सीधा। मान लो कि जैसे जैसे मैं जलाया, ये मेरा टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। तो ये जिस ओर जलाएंगे उसी ओर दिखेगा। जैसे मैं इसी चीज को जला दूं, जैसे मैं कह दूं इसको एक काम करते, ऐसा हम जलाते हैं। मेरा मन, टॉर्च को मैं टेढ़ा कर दिया थोड़ा हैंड से, तो मुझे देखो, मुझे इस ओर की वस्तु नहीं दिखेगी, लेकिन इस ओर की वस्तु दिखेगी। यानी इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश जो है सो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब बोलिएगा कि भैया बल्ब में क्या होता होगा? जैसे यह एक बल्ब है, बल्ब के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यह मान लो, थोड़ा इमेजिन करो कि यह एक बल्ब है, ठीक है? यह क्या? बल्ब। तो बल्ब में भी तो प्रकाश देखो इस तरह निकलता होगा, निकलता होगा या नहीं निकलता होगा? जल्दी बताओ। निकलता होगा। तो क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। अर्थात कह सकते गमन मतलब होता है चलना। गमन का मतलब क्या होता है? चलना। तो प्रकाश कैसे चलता है? तो सीधा। ठीक है, यह सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब है चलना। गमन करता है, करता है। यह किस रेखा में? तो सीधी रेखा में गमन करता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि भैया प्रकाश जो है सो ये जब चलता होगा तो कितना का स्पीड चलता होगा? आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि भैया ये तो चलता होगा प्रकाश बहुत सारे माध्यम में। माध्यम देखो, माध्यम क्या होता है? माध्यम, जैसे एक जल का बात करें तो जल एक माध्यम है। वायु बात करें तो वायु एक माध्यम है। जैसे कांच एक बात करें, कांच भी एक माध्यम है। जैसे कोई भी चीज जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। इन सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती
है। इससे हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में समान नहीं होती है। जैसे बात करें कि वो एक टॉर्च जलाएं यहाँ पे तो जितना दूरी चला जाएगा उतना दूर क्या पानी में जा पाएगा, उतना दूर क्या ही मतलब कि कांच में जा पाएगा, शीशा में नहीं जा पाएगा। अर्थात इससे हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सो माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता, यानी कि इसका जो प्रकाश की जो चाल है वह निर्भर करता है। लेकिन इसे चलने के लिए, इसे कहीं भी जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। वायु है तो वायु है, जल है तो जल है, कोई भी चीज कोई भी हो चल देता है प्रकाश। तो प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या नहीं होती है? तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को जब मतलब कि जाना है, चलना है, कहीं भी पहुंचना, तो कोई माध्यम नहीं। पानी है तो भैया पानी में ही दौड़ जाएंगे, लेकिन हाँ चाल अलग अलग रहेगा। चाल क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। माध्यम आप सभी लोग समझ गए, जैसे जल एक माध्यम, वायु एक माध्यम, कांच एक माध्यम, निर्वात एक का नाम सुनेंगे अभी आप, तो वह भी क्या माध्यम, जहाँ पे कुछ नहीं, पूरा शांत ही शांत, जहाँ पे एक स्वर भी हवा नहीं चलता है, हवा तक नहीं चलता है, वैसे स्थान को निर्वात कहा जाता है। ठीक है, तो क्या नहीं होता है? तो प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और खासियत है कि माध्यम के अनुसार, अलग अलग माध्यम के अनुसार अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। हम बात क्या कर रहे हैं कि प्रकाश की जो चाल है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी माध्यम में जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की चाल जो है सो माध्यम के अनुसार उसका चाल बदलता रहता है, मतलब स्पीड उसका बदलने का काम करता है। लेकिन इसको चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए? नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए तो प्रकाश को। ठीक है, अब अगला आप सभी लोगों के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है कि आखिर में जब यह माध्यम पर निर्भर, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फिर जब कोई माध्यम में जाता है तो इसका चाल जो से बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि देखिए, जैसे सबसे अधिक कहा जाता है कि प्रकाश की चाल जो है, तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्या होता है? निर्वात। अब भैया निर्वात में होता है। अब आप सभी लोग के मन में आता होगा कि निर्वात क्या होता है। तो निर्वात वैसे जगह को कहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं हो, ना ही वायु हो, ना ही कुछ भी हो, पूरा शांत ही शांत, वैसे जगह को निर्वात कहा जाता है। तो आप सभी लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में है, कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो उस जगह का क्या नाम है? निर्वात। आप सभी लोग को एक क्रम याद कर लेना कि निर्वात के बाद है वायु,
उससे कम है वायु में, और उससे कम है पानी में। किस में? वायु से भी कम है चाल किस में? पानी में। और पानी से भी कम है कांच में, और कांच से भी कम है किस में? कांच से भी कम किस में? आप सोचिए जल्दी। कांच से भी कम है हीरा में। इतना आपको याद रखना है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में और सबसे कम किसमें? हीरा में। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें? हीरा में। तो सबसे ज्यादा निर्वात, उससे थोड़ा कम वायु में, उससे थोड़ा कम पानी में, उससे थोड़ा कम कांच में, और उससे थोड़ा कम हीरा में। क्या होता है प्रकाश की चाल? क्या होती है? क्या कहते हैं कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, लेकिन प्रकाश चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, इस समझ गए। अब भैया आप बताइए कि प्रकाश की चाल निर्वात में है तो कितना है? तो यह है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोला जाता है 3 लाख किलोमीटर। कितना लाख? कितना लाख? 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछा भी जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या तो इसी को बोला जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे होता 3 गुना 10⁻, इसको क्या कर दिया जानते हो? इसको मीटर, ये देखो मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या क्या करेगा? कितना करना पड़ेगा कि 1 मीटर बराबर, मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ निकालेगा। तो इसके पास बचा कितना? 10⁻5 बचा। तो अब देखो ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 3, और ई इसके कारण तो हो गया किलो, और यहाँ पे 5 में 0 पड़ जाएगा, जिसे पड़ गया, तो ई हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। वायु में लगभग बात करें तो इतना होता है, लगभग थोड़ा कम, इससे मतलब निर्वात से थोड़ा कम। लेकिन पानी का एक्चुअल में बात करें तो 2.25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आप इसी को बोल सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको याद भी रखने की पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, या तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच का बात करें तो सिंपल इसका 2 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोला जाता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हीरा का बात करें तो 1.25 है। देखो हीरा वाला थोड़ा आज नहीं, आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी प्रकाश के बारे में हो चुके हैं। ठीक है, और भी चीजें बात करें, जैसे प्रकाश में एक श्वेत प्रकाश होता है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। प्रकाश के बारे में और बात करें, क्या श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश जो कि कितने रंगों से मिलके होते हैं? 7 रंगों से मिलके बने होते हैं। 7 रंगों से मिलकर बने होते क्या? श्वेत प्रकाश। इसके बारे में भी थोड़ा आपको डिटेल लेना था, आप जान चुके हैं। और आपको बता दूं कि प्रकाश के किरण, एक पॉइंट जो कि हमसे छूट रहा था अभी, किरण। भैया किरण क्या होता है? प्रकाश के बाद हमें पढ़ना था, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है किरण क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे एक टॉर्च था, जैसे क्या था यहाँ पे? जैसे यहाँ पे एक टॉर्च था, जैसे यहाँ पे टॉर्च, मान लो कि यहाँ पे एक टॉर्च था। अब क्या हो कि इससे तो प्रकाश निकल रहा होगा, तो प्रकाश क्या बाबू एक लाइन बाय लाइन निकलता होगा। तो सिंपल है, क्योंकि लाइन बाय लाइन, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, बहुत सारा आपस में निकलता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये जब निकलता है तो एक पथ पे चलता है, एक रास्ता पे चलता है। एक प्रकाश जो है एक रास्ते पर चलते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह चलता है। तो जो एक पथ पे, एक रास्ते पे जो चलते हैं, यानी कि प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, जिस रास्ते से होकर जाता है, उसी को किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किरण। तो आपको सिंपल याद रखना है, जैसे टॉर्च से एक निकला, इससे अनगिनत निकलता हुआ, एगो निकलता हुआ नहीं हुआ, बहुत सारा। तो एगो जो निकला, जो अपने पथ पे निकला, इस जो निकला,
यही क्या है, किरण। ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण। तो बहुत सारे किरण है। तो किरण के लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, या तो प्रकाश प्रकाश जिस रास्ते से होकर, या तो प्रकाश जिस सरल रेखा से होकर गुजरती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस जिस प्रकाश जिस, आपको जल्दी याद रखो कि प्रकाश जिस सरल रेखा से गुजरता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यह सीधी रेखा, ये सीधी को सरल भी कह सकते हैं, सीधी रेखा भी यहाँ लिख सकते हैं। हाँ। प्रकाश जिस सीधी रेखा से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आपको इतना याद रखना है। तो एक बार मैं आपको रिविजन करवा दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो मुख्य रूप से अभी हम प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा, ऊर्जा क्यों है इसके बारे में समझे। क्योंकि ऊर्जा है, क्योंकि यह काम करवाता है। जैसे कोई काम करता है, जैसे यह देखने में हमें मदद करता है, काम ही तो कर रहा है, ठीक है। और फिर लिखे यही सीधी रेखा में गमन करता है। सीधा भी बताए थे कि टॉर्च जब हम जिधर चलाएंगे उधर ही प्रकाश दिखता है, इसको क्यों नहीं दिखता, क्योंकि भैया देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता, क्योंकि किसको चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए। और फिर लिखा है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और अलग अलग माध्यम में जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, से निर्वात हो गया, इन सभी में क्या होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, सबसे अधिक किस में है, तो निर्वात में है। उसके बाद किस में है, वायु में। उसके बाद किस में है, पानी में। उसके बाद किस में, कांच में। फिर उसमें किस में, तो हीरा में। निर्वात में सबसे अधिक है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या तो कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना है। और फिर इसके बारे में भी है। फिर श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किरण के बारे में था कि प्रकाश जिस सीधी रेखा से गुजरती है, या तो जिस सीधी रेखा से गमन करती है, जिस सीधी रेखा में चलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे, और किरण को जो है सो एक तीर, यानी कि एक रेखा और तीर की सहायता से दर्शाया जाता है, एक तीर से चिन्हित किया जाता है। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे इस तरह कर देता, आपको समझ में यह क्या है, प्रकाश की किरण है। समझ गए इतना टॉपिक। तो आपसे 3 प्रश्न हम करते हैं, देखते हैं आप सभी लोग को कितना आता है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक। बताइए किस प्रकाश जो है सो कण के रूप में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या बताए थे, फोटोन। आप सभी लोगों को जवाब होना चाहिए फोटोन, ठीक है। अगला है प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो इसी वाला को लेना पड़ता है प्रकाश की चाल, निर्वात वाला को ही आपको लेना पड़ेगा। जब भी किसी ने पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूछा प्रकाश की चाल कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्लस है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में है, किस माध्यम में, तो बात करें तो वह कहाँ पे, तो निर्वात। अब भैया निर्वात कैसे जगह है जहाँ पे ना ही वायु है ना कुछ भी है, पूरा शांत है, जैसे कह सकते हैं हमारी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है, एक निर्वात माध्यम, वहाँ पे प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको एक क्रम याद रखना है, एक लकीर की तरह, कि पहले निर्वात ज़्यादा, उससे कम वायु, उससे कम पानी, उससे कम कांच, उससे कम हीरा। और हीरा का बात करें तो 1.25 है, कितना भूल गए थे थोड़ा, आपको बताया था इसका कितना, तो 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 1,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसमें, हीरा में प्रकाश की चाल है। तो इतना हमने समझा, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वह है प्रकाश स्रोत। भैया प्रकाश का स्रोत होता है क्या,
अगला हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, स्रोत, लाइट, लाइट, लाइट सोर्सेस, सोर्स का लाइट सोर्स, यानी कि प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है आपको सिंपल समझना है। प्रकाश स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है कि जहाँ से कोई भी चीज़ निकलता होगा, जिस जगह से कोई भी चीज़ निकलता होगा। जैसे में प्रकाश, मान लो कि एक टॉर्च से निकलता हो, जैसे टॉर्च का ज़्यादा भी एग्जांपल ले रहे हैं, टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो ये जो प्रकाश निकल रहा है तो यह प्रकाश का क्या हुआ? स्रोत हुआ। टॉर्च क्या हुआ? प्रकाश का स्रोत हुआ। इससे आप सोचिए कि जिस जगह से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर टॉर्च से निकल रहा है तो टॉर्च हो गया प्रकाश का स्रोत। जैसे यहाँ पे हम बात करें मोमबत्ती, मान लो कि मोमबत्ती से मान लो प्रकाश निकल रहा है, क्या कर रहा है कि मोमबत्ती से मान लो एक प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो यह भी क्या हुआ? यह भी हुआ प्रकाश का स्रोत। क्या हुआ? स्रोत, स्रोत किसका? प्रकाश का स्रोत। यह भी स्रोत हुआ, यह भी स्रोत हुआ, मोमबत्ती। ठीक है, यानी प्रकाश जिस जगह से निकलता है, जो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, कह सकते कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, कोमा प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश का स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत कहलाते, क्या कहलाते हैं? प्रकाश का स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश का स्रोत नहीं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत तो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब जिस जगह से प्रकाश निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये समझ गए? समझ गए। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एक टॉर्च बनाइए चित्र में, और इस तरह करके आप लोग यहाँ पे निकाल, प्रकाश को दीजिए, निकाल, इसको दिखा दीजिए यह प्रकाश है और प्रकाश निकल रहा है, इसलिए यह क्या हुआ? यह हुआ प्रकाश का स्रोत। ठीक है, आप लोग हर चीज़ को चित्र बनाकर, जैसे मैं आप सभी लोग को नोट्स दूंगा तो आपको पूरा डिजाइन आपको लगे कि यह नोट्स सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट नहीं तो फिर भी मैं अपना जितना मुझे कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं तो करूँगा ही। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश स्रोत जो दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक हुआ प्रकाश स्रोत, अब आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल को मिटा देंगे। ठीक है, अब जो ये प्रकाश है, जो ये प्रकाश स्रोत है, क्या है? प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत है, यह भी दो तरह के होते हैं। जैसे प्रकाश तो दो तरह, प्रकाश का स्रोत दो तरह का है। एक है प्राकृतिक, एक क्या है? प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। एक है मानव निर्मित, मानव निर्मित कहो, निर्मित या इसी को कृत्रिम कहते हैं। क्या? कृत्रिम स्रोत। क्या? प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। तो एक हुआ प्राकृतिक स्रोत, एक हुआ मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत की कितने प्रकार है? तो दो। एक है प्राकृतिक स्रोत, एक है मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी कि जो नेचर, यानी कि जो अपने आप बना हो, जिसको भगवान ने बनाया हो, सिंपल शब्द में समझो तो जो अपने आप बना हो उसे प्राकृतिक स्रोत, और जो मानवों ने बनाया हो, मनुष्यों ने बनाया हो, मनुष्य के द्वारा, जैसे बल्ब किसने? अपने आप बनाया, इसको मानव ने बनाया, तो ये किसमें आएगा? तो मानव निर्मित स्रोत में। किसमें आएगा? तो मानव निर्मित स्रोत में। जैसे मैं इसमें बता सकता हूँ, जैसे सूर्य हो गया, इसमें समझो कि जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊँ कि प्राकृतिक स्रोत क्या कौन कौन है, आपको बताइए। आप तो बोल दें कि स्रोत, प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक, एक मानव निर्मित है, कृत्रिम बोलते हैं। अब भैया बताइए कि कैसे बताइएगा। तो प्राकृतिक स्रोत में एक सूर्य होता है,
और इसके अलावा एक कह सकते हैं जैसे तारे, तारे, तारा से तारे, स्टार, इसको सन एंड स्टार कह सकते हैं, स्टार। ये दो जो है सो क्या है, दो जो है सो प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश की कैसे स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। जबकि बात करें मानव निर्मित स्रोत, जिसे हम बात करें मानव निर्मित स्रोत, तो यह जो है तो यह भी क्या है, इसके बारे में बात करें तो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बिजली बल्ब हो सकता है, बिजली बल्ब जो मनुष्यों ने बनाया हो, बिजली बल्ब, जैसे बोलो लालटेन भैया, लाल पेन हो गया। जैसे इसके अलावा और भी चीजें बोलो, जैसे इसमें टॉर्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि टॉर्च भी तो मानव ही नहीं बनाया है। जैसे लैंप बोल सकते हैं, एक होता है लैंप, एक होता है लैंप, एक होता है लैंप, ठीक है। लैंप जो डिबिया कहते हैं उसको, डिबिया, जिसको इसका क्या नाम है, डिबिया। जैसे एक होता था, बहुत समय पहले बात है, इस तरह होता था, इस तरह करके यहाँ पे इस तरह होता था, इसके ऊपर से एक बाती निकाल देते, इसको डिबिया कहा जाता है, डिबिया। डिबिया भी क्या मानव निर्मित स्रोत हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि और भी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल हो गया, क्या हो गया, जैसे दिया हो गया, तो दिया भी ये क्या है, दिया और ये डीसी सारे क्या हैं, सारे हैं मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। लेकिन प्रकाश, एक पॉइंट आपको याद रखनी है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, या तो कह सकते हैं पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य। आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी वासियों के लिए, वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, सूर्य है। तो मानव पृथ्वीवासी यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उसके लिए जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ठीक है। अगला इसके बारे में समझ गया कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि प्रकाश जिस जगह से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का निकलना ही प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। जिस वस्तु से नहीं, जिस जगह या तो जिस स्थान से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित या कृत्रिम। प्राकृतिक में सूर्य, तारा ये सभी आ गए, ठीक है। और मानव निर्मित में जैसे बिजली बल्ब, लालटेन, टॉर्च, लैंप, दिया, ये सभी क्या आ गए, मानव निर्मित प्राकृतिक, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा, बड़ा क्या, सूर्य। सूर्य से बड़ा अभी तक कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं। मैं आपको और बता दूं थोड़ा कि बहुत सारे जो हैं अलग अलग प्रकार के। अब क्या होता है कि जो प्रकाश जो है सो अलग अलग प्रकार के रसायन से बने, तो अलग अलग प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। एक छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए कि विभिन्न प्रकार की क्या बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। आपको आ रहा, छोटा सा टॉपिक है, आपको आ रहा है कि विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे यहीं से बिजली बल्ब में किस तरह का ऊर्जा होता है, तो यह भैया विद्युत ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा होता होगा, विद्युत ऊर्जा। जबकि बात करें इसमें
लालटेन रासायनिक ऊर्जा होता है भैया। तो रासायनिक ऊर्जा इसी से समझ आई मुझे, रासायनिक ऊर्जा। तो क्या कर रहा है कि बिजली बल्ब यानी विद्युत ऊर्जा भी क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। और जो लालटेन भी जो है रासायनिक ऊर्जा, वो भी किस में हो रहा है परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होगा। टॉर्च में कैसा होगा, विद्युत ऊर्जा होगा, वह भी किस में, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। लैंप यानी कि वो जो डिबिया बोलते हैं, डिबिया भी किस में परिवर्तित हो रहा है, किस में हो रहा है, आप सोचिए किस में। तो यह रासायनिक ऊर्जा में था, और यह बन रहा मतलब प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है। दिया भी घी क्या रासायनिक ऊर्जा, और वो भी क्या हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा। तो मतलब अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का जो है ना, अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा का स्थानांतरण रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा में होता है। जैसे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा और एक क्या बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा के बारे में जाने ना, एक रासायनिक ऊर्जा, दोनों किस में परिवर्तित हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट यानी कि अगला टॉपिक जो होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। कि प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश उत्सर्जन के मतलब कि प्रकाश के आधार पर वस्तु दो होते हैं। आपको क्या प्रकाश के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो आप सभी लोग को याद रखना है कि प्रकाश के आधार पर बात करें तो दो तरह के वस्तुएं मतलब कि होता है, एक होता है प्रदीप्त, एक प्रदीप्त वस्तु, और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। एक हुआ प्रदीप्त वस्तु, एक हुआ अप्रदीप्त वस्तु। अब इसको समझिए कि भैया यह होता है क्या। तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तु को कितना भाग में, दो भाग में आते हैं, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो वस्तु अपने मतलब जो वस्तु प्रकाश पैदा करता है। जैसे हम बात करें बल्ब क्या कर रहा है, प्रकाश पैदा कर रहा है, वह किस में जाएगा, प्रदीप्त में। और अप्रदीप्त का मतलब होता है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, जो वस्तु प्रकाश पैदा नहीं कर रहा है। जैसे बात करें कि यह मार्कर क्या प्रकाश पैदा कर रहा है, नहीं। तो यह कैसे किस प्रकार का मतलब वस्तु चला जाएगा, तो यह चला जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। तो आप समझ गए होंगे इसको। प्रदीप्त वस्तु सिंपल है भैया कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता होगा, जो वस्तु प्रकाश पैदा करता होगा, जो वस्तु प्रकाश निकालता होगा, जो वस्तु के अंदर प्रकाश होता होगा, वैसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है दीप्तिमान, दीप्तिमान वस्तु। इसी का दूसरा नाम क्या है, दीप्तिमान वस्तु। क्या है, दीप्तिमान, इसको अदीप्तिमान वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या कहें, तो वह वस्तु या तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, जो प्रकाश को उत्सर्जित ये सर उत्सर्जित करता हो ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं भैया, जैसे बल्ब हो गया भैया, जैसे दिया हो गया भैया, जैसे लालटेन हो गया भैया, और बताओ लाल पेन हो गया, जैसे टॉर्च हो गया, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य भी तो एक वस्तु है, जैसे तारा हो गया, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, इसके अंतर्गत ये प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत। अब बताइए भैया अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा, कह सकते हैं कि वैसे वस्तुएं, क्या कह सकते हैं, वैसे वस्तुएं
वस्तु है जो प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश को प्रकाश का ना प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हाँ देखो, प्रकाश को उत्सर्जित उत्सर्जित या तो इसी के जगह पे पैदा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पैदा करता हो, या तो इसी की जगह पे कर सकते हैं कि हाँ पैदा उत्सर्जित नहीं करता है। ऐसे वस्तु को बोलते हैं अपरदीप्त वस्तु। समझ गए भैया? 2 टॉपिक था, इसको भी खलास कर दिए हैं। अब अगला हमारा क्या होने वाला है? तो बोला जा रहा है यहाँ पे एक टॉपिक है कि देखिए, ये जो अपरदीप्त वस्तु जो है ना, सो भैया क्या अपने आप दिखाई पड़ता होगा? नहीं। यह क्या होता होगा कि प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से, प्रदीप्त वस्तु के पास तो अपना प्रकाश है भैया, तो प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से क्या होता होगा कि अप्रदीप्त वस्तु दिखाई पड़ता होगा। आपको भी तुरंत समझ आएगा। जैसे अप्रदीप्त वस्तु, मान लो कि ये जो है इसके पास प्रकाश है और इसके पास प्रकाश नहीं है, तो ये कैसे दिखता होगा? इसकी सहायता से। जैसे इसका उदाहरण तुम सटीक रूप से समझना। जैसे सूर्य तो आएगा किसमें? प्रदीप्त वस्तु में। लेकिन हम चांद का बात करें, क्या करें? चांद हो गया, इसमें जैसे कलम हो गया, कलम और कलम हो गया, किताब हो गया, जैसे टेबल हो गया, तो ये सभी क्या थे? ये सभी अप्रदीप्त वस्तु थे। अब एक में हम सूर्य का उदाहरण, एक में चांद का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि यह होता है, आप लोग भी देखते होंगे। देखो रात में क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य के पास तो अपना प्रकाश है, मतलब यह कह सकते हैं कि सूर्य के पास प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है, अर्थात ये प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन चांद क्या करता है? आप लोग कहिएगा हाँ भैया, रात को तो देखते हैं कि चांद के पास प्रकाश होता है। नहीं, यह क्या करता है? देखो यह क्या करता है? यह जो प्रदीप्त वस्तु था सूर्य, यह जो अप्रदीप्त वस्तु था चांद, ये क्या करता है कि इसके जो प्रकाश है इसी के कारण ही दिखता है। इसके कारण, तो सूर्य के कारण ही चांद दिखता है। तो कहिएगा भैया दिन को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिन में जो है सो सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है कि चांद पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके पास प्रकाश ही नहीं है। लेकिन रात के समय क्या होता है कि इसकी परावर्तन, इसका वाला प्रकाश को, यह थोड़ा सा मतलब कि इसके प्रकाश के थ्रू ही क्या होता है? चंद्रमा दिखता है। और हम लोगों को लगता है कि चंद्रमा तो देखो, मतलब कि इसके पास भी प्रकाश है, नहीं, इसके पास प्रकाश नहीं है। यानी यह प्रदीप्त वस्तु की सहायता से अप्रदीप्त वस्तु दिखाई पड़ता है। इस तरह बोल सकते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु जो है सो प्रदीप्त वस्तु से निकलने वाले प्रकाश के कारण ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य और चंद्रमा का बात कर दिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश की कुछ टॉपिक। नाम तो यहाँ प्रकाश की किरण है, उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले? प्रकाश की किरण। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, दो पेज और है, उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है परिकीर्णन। आप लोग समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए, सबसे अच्छा है परिकीर्णन। अब ये परिकीर्णन होता है क्या, इसको समझिए कि देखिए जैसे एक प्रकाश है, जैसे यह सूर्य है, क्या है? क्या सूर्य। अब इसका प्रकाश तो बहुत सारा आ रहा है। अब मानिए बीच में धूल कण है, छोटा छोटा कण है, जैसे वायु का कण हो गया, सूक्ष्म कण मतलब छोटा कण, सूक्ष्म कण है। यह सूर्य है, यह सूक्ष्म कण है। अब क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश जो है सूक्ष्म कण पर पड़ रहा है, और सूक्ष्म कण में कौन कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे वायु के कण हो सकते हैं। वायु मतलब कि कुछ गैस के कण हो सकते हैं, वायु के कण हो सकते हैं, या तो धूल कण हो सकते हैं। धूल कण यानी मिट्टी के जो कण होते हैं, या तो धूल कण यानी कि गर्दा जिसको बोलते हैं, वे सभी हो सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसका प्रकाश जो है इस पर पड़ा,
अब ई क्या करेगा, ये जो है इस पे जिस पे प्रकाश पड़ा, यह क्या करेगा, यह कण जो है सो कुछ इसका जो इसके पास जो ऊर्जा था, इस ऊर्जा को यह क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। यह क्या करेगा, प्रकाश के उस ऊर्जा को यह अवशोषित कर लेगा। कौन, इस कण ने क्या किया, अवशोषित कर लेगा किस ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को। और क्या करेगा, जैसे इन्होंने किया, यही है, इसी को यहाँ पे लेकर, और यह क्या करेगा, इन्होंने अवशोषित किया, यानी कि प्रकाश को क्या किया, अवशोषित किया, अवशोषित किया, अपने अंदर समा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर समा लिया। ठीक है, अब सवाल ये कि क्या क्या करता है, फिर आपस में छितरा देता है, आपस में भेज देता है, ये अपने पास नहीं रखता, अपने चारों क्या करता है, छितरा देता है। और यही जो छितरा देता है, इसी घटना को हम परिकीर्णन कहते हैं। इसको सेंटेंस में जब लिखना है, इसको पहले समझो कि यह प्रकाश था, ठीक है, प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ा, यहाँ सूर्य एक प्रकाश देने वाला है, तो इसलिए सूर्य का उदाहरण है, सूक्ष्म कण पर पड़ा। अब ये सूक्ष्म कण क्या करता है कि प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है, और समाने के बाद अपने चारों क्या कर देता है, फैला देता है। और इसी फैलाने की जो घटना है, इसी को परिकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, परिकीर्णन कहते हैं। नहीं समझ आया भैया, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक पढ़ने वाला बच्चा है, एक पढ़ने वाला बच्चा है और एक बिना पढ़ने वाला बच्चा है। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा के बीच में जब पढ़ने वाला बच्चा आएगा, तो इसका वाला कुछ गुण इसमें जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और यह क्या करेगा, यह धीरे धीरे अपने चारों ओर जो मतलब कि जो पढ़ेगा उसको रिवाइज करेगा, और रिवाइज करेगा तो यही जो घटना हुआ, इसी को बोला जाता है प्रकाश का परिकीर्णन। सिंपल। क्या था, प्रकाश था, प्रकाश किस पे पड़ा, सूक्ष्म कण पे पड़ा। इसी से परिभाषा निकाल दो कि प्रकाश का सूक्ष्म कण पर, कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जैसे धूलकण, वायु के कण होंगे, बढ़ता है, तो कण क्या करता है, कण जो है, जो कण है, पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अपने चारों ओर फैला देता है। इसी प्रक्रिया, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो प्रक्रिया हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, कि यहाँ से प्रकाश आया या एब्जॉर्ब किया, अपने चारों ओर फैलाया, और फिर इसी प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। तो परिकीर्णन समझ गए भैया। देखिए क्या होता है, इसको लिख देते हैं। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण, क्या, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो सूक्ष्म कण पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश के कुछ मात्रा को, कुछ मात्रा बोले या तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इसे और अपने चारों ओर वितरित कर देता है, विकृत कर देता है। यह प्रक्रिया परिकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया परिकीर्णन कहलाता है। यही पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, पूरा प्रोसेस परिकीर्णन कहलाता है। यह पूरा क्या कहलाता है, परिकीर्णन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अगला है प्रकाश का किरण।
तो अगला क्या है हमारा, प्रकाश का किरण। अर्थात प्रकाश का किरण क्या होता है, इसके बारे में तो थोड़ा पढ़े, तो क्या बताए थे कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरती है, जिस सीधी रेखा में गुजरती है, उसी को क्या कहते, किरण कहते थे। प्रकाश की किरण यानी कि लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें होता है कि प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, जिस रास्ते से होकर गुजरता है, जिस सीधी रेखा से होकर गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते थे। जैसे एक टॉर्च लिए थे, उसमें क्या होता था, प्रकाश गुजर रहा था, उसको क्या क्या कहते थे, किरण कहते थे। तो क्या कह सकते, जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर प्रकाश गुजरती है, प्रकाश गुजरती है या गुजरता है, गुजरती है कोमा प्रकाश किरण कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता प्रकाश की किरण कहलाती है। और क्या कहलाता है, जिस पथ से, जिस रास्ते से होकर प्रकाश गुजरती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बात करें कि बहुत सारा आपस में किरण, तो किरण क्या कहते हैं कि तीन की सारे या वो किरण, 1 2 3 4, इसमें 4 किरण है। अब बहुत सारे किरण आपस में मिल रहा है, जैसे टॉर्च में क्या एक किरण निकलता है, नहीं बहुत सारी किरण है, जैसे लेजर लाइट में एक किरण निकलता है, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे किरण, तो इस चीज को बोलते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारे किरण है, पुंज, किरण पुंज, पूंजी, जैसे पूंजी चाबी बोलते, पूंजी क्या होता है, बहुत सारा रहता है, इसको आज है किरण का पुंज, यानी बहुत सारा पुंज रहे, जैसे बहुत सारे किरण रहे, इसे किरण पुंज कहते हैं। तो आज हिचकी आ रहा है, ढकार भी आ रहा है, देखते इसको सब निपटा पाएंगे तो निपटा देते, लेकिन आप सभी लोगों को नोट्स में जरूर भेजने का काम करूँगा, ठीक है। इसको आप नहीं लिखिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि किरणों, बहुत सारी किरण मिलके किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक किरण पुंज का परिभाषा है कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जब किरण आपस में मिलता है तो किरण पुंज का निर्माण करता है, क्या, किरण पुंज। अब ये जो किरण पुंज है, या जो किरण पुंज है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक आप लोग याद रखिए कि अपसारी, इसको समझा दे जैसे अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा वो समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। आप सभी लोगों के साथ ही नोट्स चला जाएगा, आप लोग मत लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अगला है, सिर्फ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, अभी भेजेंगे लिंक उससे। अभी सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज। बात कर रहे हैं अब सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभी सारी किरण पुंज, इसको समझाते हैं। समांतर किरण, अब सारी किरण पुंज क्या होता है, अब सारी किरण पुंज क्या होता है कि देखिए इसमें होता है कि इसकी परिभाषा इस प्रकार बता सकते हैं, जैसे देखो अब सारी में क्या होता है, जानते हो कि एक बिंदु से, कोई एक बिंदु से निकलेगा और प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा, किरण क्या होगा, फैल जाएगा, इस तरह करके, इससे क्या होगा, फैल रहा है। तो कह सकते हैं कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से फैला तो अपसारी किरण पुंज। लेकिन वही बात करें, दूसरा है समांतर किरण पुंज,
तो समांतर में क्या होता है कि एक दूसरे के प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि किरणों के बीच की जो डिस्टेंस है समान होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अर्थात कोई जब बहुत दूर में वस्तु है उससे जब प्रकाश निकल रहा है तो उस किरण जो आता है उसे हम समांतर किरण पुंज मान लेते हैं। जैसे सूर्य, हमारा क्या है सूर्य को हम किस किरण पुंज के अंतर्गत रखते हैं, तो सूर्य में जो है स्रोत से सूर्य और स्रोत से समांतर, आपको यह हाल है कि दूर की जब बहुत दूर की वस्तु होती है और उससे जब प्रकाश निकलता है वैसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज। और भैया आप ही सोचिए तीसरा क्या होने वाला है, एक तब बिंदु से निकल के भाग रहा था, ये क्या होता है, एक के बिंदु पर जाके सब मिलेगा, क्या हुआ, एक के बिंदु पर जाके सब मिलेगा, क्या हुआ, सब एक के बिंदु पर जाके मिला, क्या हुआ कि भैया फैला हुआ था एक ही बिंदु पर जाके मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में जो किरण पुंज बना इसी का नाम है अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज, क्या है, अभिसारी किरण पुंज। इसका हम उदाहरण बोल सकते हैं जैसे टॉर्च वाला, टॉर्च वाला तो फैल जाता है, टॉर्च वाला इसमें हो सकता है अभिसारी में। जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारा लोग एक सांप को देखा, क्या दिखा, एक सांप को देखा, और बहुत सारा लोग इधर से भी टॉर्च मार रहा भैया, इधर से भी, तो जो बीच में जो बना ने सेम पोजीशन जो लोगों के देखने पर मान लो कि हाँ, तो उस चीज को बोल सकते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी इसको सिंपल आना, समांतर तो भैया एक दूसरे के पैरेलल होगा किरण, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसके लिए उदाहरण सूर्य हो गया। अपसारी किरण पुंज यानी एक बिंदु से निकलकर अपसरित होगा, मतलब फैलने का काम करता है, और अभी मतलब एक जगह पे आएगा। अभिसारी किरण पुंज मतलब यानी वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इतना था किरण पुंज के बारे में। एक चीज और है, उसके बाद सोएंगे, बाबू बहुत रात हो गया, लगभग जो सोते हैं जो आवाज की हो रहा है तू थोड़ के तो कहे कि आपके सोते हैं जो अब हो गया कि क्या था, अभिसारी किरण पुंज हो गया। अब है 3 टॉपिक है, एक है पारभासी पदार्थ यानी कि पदार्थ के यहाँ पर प्रकार बताया गया, एक है पारदर्शी पदार्थ, क्या है, पहला पारदर्शी, और दूसरा है पारभासी पदार्थ, और तीसरा जो हमारा है वो है अपारदर्शी पदार्थ। अब इस 3 टॉपिक को समझना, उसके बाद अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है पारदर्शी, एक है पारभासी और एक है अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ पे प्रकाश के आधार पे जो है सो बांटा गया है पदार्थ, कितने भागों में, तो 3 भागों में। पारदर्शी यानी कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार हो जाता है। जैसे एक कांच लिए, मान लो एक कांच लिए, इससे मैंने क्या किया कि एक टॉर्च लिए और इसमें क्या किया, प्रकाश को भेज दिया, जैसे इसमें, तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से पार हो गया, इस ओर से उस ओर चला जाएगा, तो पूरी तरह से पार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चला जा रहा है, तो वैसे मतलब कि पदार्थ को जो है पदार्थ को जो है सो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार सरलता से हो जाता है कोमा पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते थे, जैसे इसमें कांच से भी प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है। जैसे पानी
जैसे हवा हो गया, हवा से भी प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है, ये सभी। उसके बाद ETC बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद है पारभासी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि कुछ प्रकाश ही पार हो पाएंगे। जैसे मान लो कि एक कागज है, मान लो ये कागज है, इसमें क्या तेल लगा हुआ है, कौन सा कागज? अच्छा मान लो यहाँ धुआं है, जो कुहासा है, क्या कुहासा। अब कुहासा में क्या हो रहा है कि यहाँ से मैंने टॉर्च जलाया, यहाँ से प्रकाश, तो यहाँ पे पूरा ना जाके थोड़ा थोड़ा जाएगा, कितना जाएगा? थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार हो पाता है। तो इसी को यहाँ पे लिख देना है कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ कण ही एक दूसरे के आर पार हो पाते हैं, वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखो इसके बारे में लिख सकते हो, देखो कैसे, आराम से लिखो तुम, वो लिख ही दे रहे। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ भाग ही आर पार हो पाते, आर पार हो पाता है, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे रक्त, खून हो गया, जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, जैसे कह सकते कुहासा, जैसे कह सकते और भी चीजें, जैसे हो सकता है कुहासा हो गया, घना धुआं जो होता है पूरा घना हो धुआं। और फिर कह सकते दूध कह सकते हैं, और ETC बहुत सारे इसमें हो सकता है। अपारदर्शी क्या हुआ? पारदर्शी पार, अपारदर्शी नहीं पार होगा, यानी कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, आर पार नहीं हो पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, अब एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या हो सकता है? भैया टेबल हो गया, क्या टेबल से प्रकाश पार हो जाएगा? जैसे किताब हो गया, किताब से क्या प्रकाश पार हो जाएगा? जैसे लोहा से क्या प्रकाश पार हो जाएगा? बोल सकते हैं जैसे कह सकते हैं दीवार हो गया, क्या दीवार से पार हो सकता है? नहीं। तो ये सभी क्या हो? ये सभी हुए अपारदर्शी पदार्थ। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को कैसा लगा यह क्लास, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और इससे मुझे भी मतलब कि लगेगा कि मैं अच्छा से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लगभग डेढ़ 2 घंटा क्लास हो गया होगा इतना ही टॉपिक को समझाने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।